नमस्ते एवरीवन। देखो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि वृक्क के ऊपर पाई जाती है, जैसा कि अपन डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। वृक्क यानी किडनी के ऊपर टोपी समान संरचना के रूप में अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है, जो पीले रंग की होगी। यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि का रंग पीला होगा। इसका वजन होगा 4 से 6 ग्राम वजन की होती है। इस अधिवृक्क ग्रंथि को सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं। सुप्रारीनल ग्लैंड, सुप्रारीनल ग्लैंड यानी कि किडनी के लिए शब्द अपन यूज करते हैं रीनल। रीनल का मतलब होता है किडनी। सुप्रा इसलिए बोला कि सुप्रा के ऊपर, किडनी के ऊपर पाई जाती है, इसलिए सुप्रा। अगर नीचे होती तो इंफ्रा, ऊपर है तो सुप्रा, तो सुप्रारीनल ग्लैंड अधिवृक्क ग्रंथि को अपन कहते हैं। जब अपन इस ग्रंथि का अनुप्रस्थ काटेंगे तो इसमें अपन को कॉर्टेक्स व मेडुला दो भाग दिखाई देते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला। इस ग्रंथि का निर्माण एक्टोमेसोडर्म से होता है, यानी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स का निर्माण मेसोडर्म से होगा, जबकि एड्रिनल मेडुला का निर्माण एक्टोडर्म से होता है। दो प्रकार के भाग अपन को दिखाई देते हैं। दोनों ही भागों से अलग अलग हार्मोन का स्त्रवण होता है, जो अपन आगे देखेंगे। सबसे पहले क्या किया अपन ने, अधिवृक्क ग्रंथि का अनुप्रस्थ काट के देखा। इसमें दो भाग अपन को दिखाई देंगे। उसके बाद अपन ने इन भागों को देखा अंदर से, तो इस भाग में है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 भाग दिखाई देते हैं: जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना पेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेटा। यानी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स 3 भागों में बटा हुआ होगा। अगला सबसे अंदर से कॉर्टेक्स भाग परिधि होगा, मेडुला भाग या मध्यांश भाग अंदर वाला भाग होगा, जो एड्रिनल ग्रंथि का 10 से 20% भाग बनाता है, जबकि वल्कुल भाग 80 से 90% एड्रिनल ग्रंथि का भाग बनाता है। इस एड्रिनल ग्रंथि को या अधिवृक्क ग्रंथि को 3F ग्रंथि भी कहते हैं। 3F ग्रंथि मतलब 3F, यानी कि डरना, भागना, लड़ना। फर्स्ट F का मतलब फ्लाइट और फाइट, यानी कि ये जब डर लगता है तब एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा एड्रिनलिन हार्मोन का स्त्राव होता है। भागने का, जब लड़ाई होती है तो अगर भागना हो तो उस टाइम भी एड्रिनल ग्रंथि द्वारा एड्रिनलिन हार्मोन का स्त्राव होता है। लड़ना हो तो लड़ने के दौरान भी एड्रिनलिन हार्मोन का स्त्राव होता है। इसे 4S ग्रंथि कहते हैं। 4S मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि लिंग का निर्धारण करती है। सोल्ट डिटर्मिनेशन, लवण का निर्धारण करती है, यानी जैसे कि आयनों का संतुलन बनाए रखती है। शुगर मेटाबॉलिज्म, यानी कि शर्करा उपापचय का नियमन करती है। और स्ट्रेस, यानी कि तनाव को दूर करने में भी इस हार्मोन का योगदान होता है। इसलिए इसको 4S ग्रंथि व 3F ग्रंथि कहते हैं। तो ध्यान रखना, एड्रिनल ग्रंथि 2 भागों में बटी हुई होगी, वल्कुल भाग व मध्यांश भाग। 4S ग्रंथि को जीवन की बुद्धिमानी भी कहते हैं। तो अपन देखते हैं आरेख के माध्यम से। आरेख के माध्यम से अपन देखते हैं एड्रिनल ग्रंथि को 2 भागों में बांटा गया है। किस भाग द्वारा कौन से हार्मोन का स्त्राव होता है वो अपन देखेंगे। अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि की उत्पत्ति किससे होती है? एक्टोमेसोडर्म से होती है। ग्रंथि को 2 भागों में बांटा गया है,
एड्रिनल वल्कुल भाग एड्रिनल ग्रंथि का 80 से 90% भाग बनाता है और ये मेसोडर्म से बनी होती है। यानी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग मेसोडर्म से बना होगा, एड्रिनल मेडुला भाग एक्टोडर्म से बना होता है। वह एड्रिनल ग्रंथि का 10 से 20% भाग मेडुला बनाता है। तो देखो आप एड्रिनल वल्कुल द्वारा 3 हार्मोन का स्राव होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। इस मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर एल्डोस्टेरोन हार्मोन को रखा गया है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इसके अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन आता है और लिंग हार्मोन या गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर से एस्ट्रोजन व एंड्रोजन हार्मोन को रखा गया है, जो क्या करते हैं लिंग का निर्धारण। इस प्रकार एड्रिनल वल्कुल से 3 हार्मोन का स्राव होता है। तो देखते हैं अपन कैसे होता है। एड्रिनल वल्कुल को 3 भागों में बांटा गया है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना पेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेटा। जोना ग्लोमेरुलोसा में कोशिका गुच्छों के रूप में होगी। तो कोशिका किसके रूप में प्रेजेंट होगी? गुच्छों के रूप में। तो सेल्स के गुच्छे पाए जाएंगे, उन सेल्स के गुच्छों के द्वारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन का स्राव होगा, यानी कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स या एल्डोस्टेरोन हार्मोन रक्त में वो सोडियम के अवशोषण को बढ़ाता है, वो पोटेशियम के उत्सर्जन को बढ़ाता है। यानी कि सोडियम को आने देगा तो किसको निकालेगा? पोटेशियम को। यानी कि सोडियम पोटेशियम पंप का नियमन करता है। सोडियम की अधिकता करेगा तो पोटेशियम की कमी करता है। तो इस मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का काम होता है आयनों का संतुलन बनाए रखना। रखता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन को और काम होता है लवण निर्धारण। लवण निर्धारण का मतलब होगा वही सोडियम और पोटेशियम का निर्धारण करना। इसके बाद अगला पार्ट देखते हैं जोना पेसिकुलेटा, पुलकीय स्तर। इसमें कोशिकाएं पंक्तिबद्ध कोशिकाएं होगी, इनके द्वारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या कोर्टिसोल हार्मोन का स्राव होता है, जो क्या करती है? शर्करा उपापचय करती है। यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन के द्वारा एक ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होगा। ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन जैसे कि बताया था मैंने, एमिनो अम्ल वसा ग्लूकोज। जब एमिनो अम्ल वसा ग्लूकोज बनाती है तो उसे बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, और जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा तो उसे बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। तो इस प्रकार ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होगा और इसी के साथ ये हृदय व वृक्क संबंधी क्रियाओं का नियमन करता है कोर्टिसोल हार्मोन। इसके अलावा ये अंग प्रत्यारोपण के समय प्रतिरक्षा तंत्र को भी संदमित करता है हार्मोन। लेकिन अब इनकी जगह साइक्लोस्पोरिन ए औषधि को काम में लिया जाता है अंग प्रत्यारोपण के समय, प्रतिरक्षा तंत्र को करने के लिए, संदमित करने के लिए साइक्लोस्पोरिन ए औषधि काम में आती है। ये हार्मोन जैसे कि सूजन वगैरह आ जाती है तो उस टाइम भी क्या होगा? इसका सीक्रेशन बढ़ेगा तो उसको कम करने का प्रयास करता है। उस सूजन वगैरह को क्या करता है? कम करता है, क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी होगा, प्रतिरोधी होता है। यह हार्मोन आरबीसी का निर्माण को भी प्रेरित करता है, आरबीसी का निर्माण को बढ़ाता है। इसके अलावा यह कोलेजन तंतुओं के निर्माण को रोकता है। इसका उपयोग गठिया रोग के उपचार में भी किया जाता है, क्योंकि कोलेजन तंतुओं का उसमें निर्माण बहुत अधिक मात्रा में होता है गठिया रोग में, तो उन कोलेजन तंतुओं के निर्माण को रोक देगा। उसकी वजह से जोड़ों पे आक्रमण पैदा नहीं होती। ये प्रतिरक्षित संदमक या एंटी एलर्जिक प्रकार के हार्मोन होते हैं। यानी कोर्टिसोल हार्मोन एंटी एलर्जिक प्रकार का हार्मोन है। अगला देखेंगे अपन जोना रेटिकुलेटा या जाल के स्तर। तो इसमें जो कोशिकाएं होगी वो जाल के रूप में पाई जाती है। इनके द्वारा लिंग हार्मोन या गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन का स्राव होता है, जो क्या करता है? लिंग का निर्धारण करता है। क्योंकि लिंग का निर्धारण होता है, जैसे कि एंड्रोजन हार्मोन पुरुषों के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। अगर महिलाओं के अंदर एंड्रोजन हार्मोन की अधिकता हो जाती है तो उनमें पुरुषों के समान लक्षण पैदा हो जाएंगे।
जैसे आवाज़ का भारी होना, जंगल रोम, हंस रोम, आनंद रोम। इसी के साथ अंडाशय अल्पविकसित होना, ये सभी लक्षण देखने को मिलेंगे अपन को फीमेल के अंदर। और इस प्रकार के रोग को बोलते हैं अपन हिर्सुटिज्म विर्लिज्म, यानी कि ऐसी फीमेल नर के समान दिखाई देगी, यानी नर से समानता दर्शाती है। जब मेल के अंदर फीमेल के समान कैरेक्टर पैदा हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। फीमेल कैरेक्टर का विकास होना पुरुषों के अंदर गायनेकोमेस्टिया। अगला भाग देखेंगे अपन एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला का निर्माण किससे होगा? एक्टोडर्म से होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, भ्रूण अवस्था के दौरान 3 परतें बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तीनों परतों के कार्य डिसाइड रहते हैं, किस परत को कौन से ऑर्गन बनाने हैं। तो इनमें से मेसोडर्म द्वारा एड्रिनल बल्ब बनता है, वह एक्टोडर्म द्वारा एड्रिनल मेडुला बनता है। तो देखो आप इसमें एड्रिनल मेडुला द्वारा 2 हार्मोन का स्त्राव होगा, एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रिनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन। दोनों को मिला के बोलते हैं कैटेकोलमिन्स, क्योंकि दोनों हार्मोन विपरीत परिस्थितियों में एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। यानी कि कोई युद्ध हार्मोन, संघर्ष या फ्लाइट हार्मोन या आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि इन हार्मोन का इस्तेमाल उसी परिस्थिति में होगा। तो उस टाइम पे हार्मोन क्या करेंगे? अपने शरीर के अंदर शोषण दर, हृदय धड़कन दर, पसीना स्खलन और नेत्रों की पुतलियों को फैला देंगे। इससे क्या होगा? मतलब सेल्स को ऊर्जा मिलेगी, तो सेल्स कोशिकाओं में और आने की वजह से व्यक्ति लड़ने के लिए क्या होगा? तैयार होगा। और जैसे ही वो स्थिति सामान्य होती है तो फिर नॉर एड्रिनल हार्मोन का स्त्राव होगा, जिससे शोषण दर, हृदय धड़कन दर कम हो जाएगी क्रियाएं। तो यानी कि दोनों हार्मोन एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे, एक बढ़ाएगा, दूसरा उस चीज को घटा देगा। यानी एक तरह से क्या करते हैं? तनाव को दूर करता है। तनाव को दूर करने वाला हार्मोन कौन सा होगा? कैटेकोलमिन। कैटेकोलमिन का मतलब दोनों आ गए, एड्रिनलिन हार्मोन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन। इसको यानी करो या मरो हार्मोन एक तरह से भी कहते हैं अपन। ध्यान रखना एक चीज, जब त्वचा जैसे कि आपने सुना होगा रोंगटे खड़े होना, यानी कि जैसे बालों का 90 डिग्री पर खड़े हो जाना, तो वो भी किस हार्मोन की वजह से होता है? एड्रिनलिन हार्मोन की वजह से। इसे बोलते हैं क्यूटिस एंसेराइना। क्यूटिस एंसेराइना यानी कि रोंगटे खड़े होना। ग्रंथि के अतिस्त्रवण से संबंधित रोग। तो फर्स्ट रोग देखेंगे अपन, कौन रोग? तो एक कौन सा रोग? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन की अधिकता से होता है। तो इस रोग में क्या होगा? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन की अधिकता। जैसे ही इस हार्मोन की अधिकता होगी, सोडियम का लेवल बढ़ जाता है। सोडियम का लेवल बढ़ेगा तो सोडियम पोटेशियम का संतुलन बिगड़ जाएगा। जब सोडियम और पोटेशियम का संतुलन बिगड़ेगा तो उससे तंत्रिकाओं व पेशियों में अकड़न आ जाती है। यानी कि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन की अधिकता होने से सोडियम और पोटेशियम का संतुलन बिगड़ना। जब सोडियम और पोटेशियम का संतुलन बिगड़ेगा तो तंत्रिकाओं पेशियों में क्या आ जाएगी? अकड़न आ जाएगी। दूसरा रोग देंगे अपन ईडिमा। ईडिमा रोग। ईडिमा रोग, यह रोग भी मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन की अधिकता से होता है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन की अधिकता से होगा। जब इस हार्मोन की अधिकता होगी तो रक्त में सोडियम व जल का स्तर बढ़ जाता है। जब इन दोनों का स्तर बढ़ेगा तो रक्तदाब भी बढ़ जाता है। जब रक्तदाब बढ़ेगा तो शरीर जगह जगह से फूल जाएगा। तो शरीर का
जगह जगह से फूल जाना। तो इसे बोलते हैं शरीर का जगह जगह से फूल जाना, ये क्या होता है, एडिमा कहलाता है। और इस रोग के दौरान जो तंत्रिकाएं और जो पेशियां होगी इनके कार्य भी क्या हो जाएंगे, अवरुद्ध। तंत्रिकाओं व पेशियों के कार्य अवरुद्ध हो जाएंगे, दोनों कार्य अवरुद्ध हो जाएंगे। जब इन दोनों के कार्य, तंत्रिकाओं और पेशियों के कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं तो व्यक्ति को लकवा होने की संभावना होगी, यानी कि उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा, फिर पैरालाइसिस, यानी कि वो लकवा का शिकार हो जाएगा। अगला रोग देखेंगे, अगला रोग कुशिंग रोग। कुशिंग रोग, ये रोग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन के अधिकता से होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन की अधिकता से। तो इस रोग के दौरान रक्त में सोडियम व जल का स्तर बढ़ता है। तो रक्त में जल व सोडियम का स्तर बढ़ेगा और साथ में यकृत में ग्लाइकोजन का संचय भी बढ़ता है। यकृत में ग्लाइकोजन का संचय बढ़ेगा, ऐसा होगा तो त्वचा व हड्डियों में अनियमित वृद्धि होगी, लेकिन त्वचा व हड्डियों की क्या होगी, अनियमित वृद्धि। इसलिए इस रोग को क्या बोलते हैं, कुशिंग रोग। अगला देखेंगे अपन हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म जैसा कि आपको मैंने बताया था पहले, लिंग हार्मोन में हिर्सुटिज्म रोग। इस रोग में क्या होगा, स्त्रियों में पुरुषों के लक्षण दिखाई देगा, यानी कि हिर्सुटिज्म रोग में स्त्रियों में किसके लक्षण, पुरुषों के लक्षण दिखाई देंगे। यानी कि पुरुषों के लक्षण से आवाज का मोटा होना, बालों के दिखता होना, ये सभी लक्षण देखने को मिलेंगे स्त्रियों के अंदर। तो इसका स्त्रियों में पुरुषों के समान लक्षण दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है, एंड्रोजन हार्मोन की अधिकता। एंड्रोजन हार्मोन की अधिकता का पाया जाना ही हिर्सुटिज्म रोग होने की संभावना होती है स्त्रियों के अंदर। अगला रोग देखेंगे अपन, गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया, गायनेकोमेस्टिया में क्या होगा, स्त्रियों में नर जन्म बन जाता। गायनेकोमेस्टिया के अंदर ये भी एड्रेनलिन हार्मोन की अधिकता से होता है। तो इस रोग में क्या होगा, स्त्रियों में नर जननांग बन जाते हैं। जब स्त्रियों में नर जननांग बनेंगे तो स्त्रियां कैसी दिखाई देगी, नर के समान। तो ऐसी मादा को बोलते हैं आवासी मादा, आवासी मादा कहते हैं। और इस रोग की वजह से पुरुषों में भी स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाता है। पुरुषों में भी स्तन ग्रंथियों का विकास होना, किसकी वजह से, यानी कि एड्रेनलिन हार्मोन की अधिकता होगी। कहने का मतलब स्त्रियों में तो कब दिखाई देंगे, जब स्त्रियों के अंदर एंड्रोजन हार्मोन की अधिकता होगी। कौन से हार्मोन की अधिकता होगी इनके अंदर, एंड्रोजन हार्मोन की अधिकता। पुरुषों में स्तन ग्रंथियों का विकास कब होगा, जब इनमें एस्ट्रोजन हार्मोन की अधिकता होगी, तब पुरुषों में स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाएगा। थैंक्स।